हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे जो कि CTET, UP टेट और अन्य टेट और KVS और NVS, DSSB और अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं एक से दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलते हैं जो टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम है। तो समय व्यर्थ न करते हुए हम महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जो कि संविधान से रिलेटेड है। सबसे पहला पॉइंट, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। प्रश्न ये आता है कि भारतीय संविधान लिखित है, किस तरह का संविधान है? तो भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इस तरह का भी प्रश्न आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम भारतीय संविधान की स्थापना वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गई। ये जब पूछा जाता है कि भारतीय संविधान किस योजना के अंतर्गत आया, तो वो है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान का जो स्थापना की गई वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। ये कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो दो क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन वाला और जो टाइम है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि टाइम संविधान का पता होना चाहिए। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन ये आपको पता होना चाहिए। तो संविधान को बनने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। नेक्स्ट को पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान की गठन का विचार सबसे पहले कब आया था? वो आया था 1934 में सबसे पहले। और किसने लाया था? वो थे MN रॉय ने। जो भारतीय संविधान की गठन का विचार था वो 1934 में पहली बार MN रॉय साहब ने रखा था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारतीय संविधान का निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान का गठन की मांग की। आधिकारिक रूप से कब मांग की? 1935 में। और जो MN रॉय साहब ने जब मांग की थी वो 1934 में। इन्होंने अपनी जो एक राय थी या बात थी वो रखी थी, या विचार कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन ना है, विचार कब रखा गया था? जो अगर MN रॉय जी का पूछा जाए कि MN रॉय जी ने यह सबसे पहले विचार किसने रखा, तो MN रॉय। और वो कब रखा? 1934। फिर अगर आधिकारिक रूप से पूछे आपसे तो 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान के निर्माण की आधिकारिक रूप से संविधान का गठन करने की मांग की। नेक्स्ट देखते हैं हम नेहरू जी ने संविधान निर्माण की मांग ब्रिटिश सरकार से 1940 में स्वीकार करी। जो नेहरू जी की जो मांग थी ब्रिटिश सरकार ने 1940 में स्वीकार करी और 1940 को ही अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगर अगस्त प्रस्ताव का प्रश्न पूछे कि अगस्त प्रस्ताव कब है, तो वो है 1940 को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। भारत में कैबिनेट मिशन 4 मार्च 1946 में आया था। ये भी ध्यान रखें कि ये पूछ लेते हैं भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 4 मार्च 1946। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने कब पेश किया था, तो वो डेट थी 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर वाली डेट को याद रखना, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव का कहीं ना कहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे संविधान निर्माण किसके द्वारा हुआ, तो संविधान निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ। नेक्स्ट देखेंगे संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी थी, जिसमें से 296 सीट ब्रिटिश भारत की थी और
93 देसी रियासतों की आवंटन की गई थी। तो इसका जो है ये याद रखें आप, जो सीटों की संख्या थी वो कितनी थी, 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत और 93 देसी रियासतें के लिए आवंटन की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। तो वो प्रथम अधिवेशन की जो डेट है वो है 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की। जो प्रथम अधिवेशन वाली बात आई कि अध्यक्षता किसने की, तो वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये हर हालत में ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले वाले, तो आपको कि पहली अध्यक्षता किसने की, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। जब पूछे स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की नींव उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता है। भारत की नींव किसे माना जाता है, भारत के संविधान की उद्देश्य प्रस्ताव को। संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। अगर प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे, वो थे 7। अगर आपसे प्रारूप समिति के सदस्य पूछे जाए तो 7। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अंबेडकर जी। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के नियुक्त किसे गए थे, राजेंद्र प्रसाद। नींव किसे माना जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर को क्या है, और एक और है 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और उसमें कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, 284 लोगों ने हस्ताक्षर उस पर हस्ताक्षर किए थे, जो 26 नवंबर को 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, ये पूछा जाता है संविधान बन के कब तैयार हुआ। तो वो था 26 जनवरी 1950। देखो आप 26 में कंफ्यूजन है, ये 26 इस तारीख को अंगीकृत हुआ, मतलब एक तरह से लोगों ने बना के तैयार कर लिया, और ये जो है ये इस दिन लागू हुआ। इन डेट में कंफ्यूजन ना हो, बन के तैयार हुआ और लोगों ने हस्ताक्षर किया, वो ये डेट है 26 नवंबर 1949। और लागू कब से हुआ, 26 जनवरी 1950, जिसे हम 26 जनवरी के नाम से जानते हैं। 26 जनवरी को इसलिए लागू किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। देखिए ये आपको मिल गया पॉइंट। ये जो इम्पोर्टेंट है, अंतिम बैठक कब हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ठीक है, कब अंगीकृत हुआ या बन के तैयार हुआ, नवंबर। और 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया। 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक हुई और 24 जनवरी को 1950 को राष्ट्रपति चुना गया। और राष्ट्रपति किसे चुना गया, राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, हमारे पहले स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है उद्देशिका। उद्देशिका में आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे समाजवादी दे दिया गया, तो समाजवादी से पूछा जाएगा कि समाजवादी के, पहली बात तो इस तरह का प्रश्न आएगा क्रम से लगाइए इन्हें। ये दे देंगे, संपूर्ण संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये 4 वर्ड दे देंगे और आपको अरेंज करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या नाम ये किस किस क्रम में है।
तो उद्देशिका में सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण आपसे यही क्रम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्रम वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्रम किसके हैं? संपूर्ण, संपूर्णता, संपन्न। सबसे पहला है संपूर्ण, संपन्न, संपन्न। फिर समाज की बात की गई है, फिर पंथ निरपेक्ष की बात की गई है, और फिर लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसे आपको सीरियल वाइज याद करना होगा और यही क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये भी सीरियल वाइज का क्वेश्चन आता है कि समाजवाद, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। किस किस न्याय की बात करी है? ये एसएसटी में ज़्यादातर आपको मिलेगा कि उद्देशिका में किस किस तरह के न्याय की बात की गई है। तो किस किस तरह के न्याय की बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। फिर स्वतंत्रता की जो बात की गई है उसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और के स्वतंत्रता की बात की गई है। फिर आता है समानता, समानता की बात की गई है। फिर किसकी बात की गई है? राष्ट्र की एकता, अखंडता की बात की गई है। फिर सुनिश्चित करने वाली बाधाओं के लिए बात की गई है। तो इन्हें आपको दोबारा देखेंगे, इन्हें आपको सीरियल वाइज याद करना होगा और ये भी याद करना होगा जैसे न्याय और स्वतंत्रता, समानता किस किस तरह की दी गई हैं। तो फिर देखेंगे, जैसे देखिए आप ये लिख रहा है 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बनके तैयार हो गया था या अंगीकृत हो गया था। तो फिर देखेंगे दोबारा, सबसे पहले क्या है? संप्रभुता, संपन्न। फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। फिर अगर इधर से क्रम में लगा, पहले न्याय आएगा, फिर स्वतंत्रता आएगी, फिर समानता आएगी। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना। और न्याय भी कितनी तरह की है उद्देशिका में? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। स्वतंत्रता किस तरह की? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, प्रतिष्ठा और अवसर की नहीं किस किस तरह की स्वतंत्रता है? विचार की, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, स्मारक की स्वतंत्रता है। और समानता किसकी है? प्रतिष्ठा और अवसर की। तो इसमें यही चीज़ें याद रखनी है आपको। एक तो क्रम, सबसे पहले आपसे क्रम पूछेगा या फिर आपसे पूछेगा न्याय कितनी तरह की है, स्वतंत्रता कितनी तरह की, और समानता। और इनमें भी क्रम आ जाएगा कि न्याय आएगा पहले या इस तरह, स्वतंत्रता, समानता। ये आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। उद्देश्य का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड करके एक कॉपी में नोट करके रख लें। नेक्स्ट देखते हैं हम, संविधान की जो उद्देशिका है अभी तक उसमें या एक ही बार संशोधन हुआ है। जो कौन सा संशोधन हुआ है अभी देखेंगे हम, रुक जाइए। ऊपर जो ये है पंथ निरपेक्ष वाला शब्द और समाजवादी वाला शब्द, ये कौन से अमेंडमेंट में हुआ है? 42 संविधान संशोधन जो है 1976 में। और एक ही बार आज तक जो संविधान की उद्देशिका में जो परिवर्तन हुआ है वो एक ही बार हुआ है और वो है 42वां संविधान संशोधन। आपको ये हर हालत में याद रखना पड़ेगा कि उद्देशिका में संशोधन हुआ है। अगर ये पूछा गया आपसे कि उद्देशिका में संशोधन हुआ है तो हाँ, उद्देशिका में संशोधन हुआ है। और कब हुआ है? तो 1976 में हुआ। कौन से अमेंडमेंट में हुआ है? तो 42वें अमेंडमेंट एक्ट में हुआ है। ये आपको हर हालत में याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इस तरह का आता है। पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये इस तरह के प्रश्न आते हैं कि ये संविधान में हमारे कौन से देश से लिए गए? क्या क्या है? राज्य के नीति निर्देश सत्र कौन से देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। आपातकालीन उपवंश संविधान के कहाँ से लिए गए? जर्मनी से लिया गया है।
संविधान में स्वतंत्र या गणतंत्र प्रणाली कहाँ से ली गई है? जो गणतंत्र प्रणाली है वो फ्रांस से ली गई है। मौलिक कर्तव्य और नियोजन प्रणाली भारत के संविधान में कहाँ से ली गई है? रूस से ली गई है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। जो संविधान में हम संशोधन करते हैं वो कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित जो शासन है या शासक है वो कहाँ से लिया गया? जापान से लिया गया है। तो आपको ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, समवर्ती सूची संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यह आपको हर हालत में याद होनी चाहिए और आपका एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता ही आता है। नेक्स्ट देखेंगे, मौलिक कर्तव्य और राष्ट्रपति महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। एकल नागरिक संसदीय शासन विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन। ये ध्यान रखना कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में किस तरह की नागरिकता है। तो भारत में एकल नागरिक प्रणाली है और भारत का जो संविधान है वो एकल नागरिक प्रणाली को अपनाता है। अगर भारत का संविधान कहता है अगर आप किसी दूसरे देश का नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी जो यहाँ की नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि जो 1935 है, 1935 में से जो बहुत सी बातें हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो है उससे हमने बहुत सी बातें ली गई हैं और कहीं ना कहीं इसलिए उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे जो ये है संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की अनुसूचियाँ कितनी है? 12। पहले कितनी थी? 8। तो अब जो 12 अनुसूची है उनको देखेंगे हम। सबसे पहली अनुसूची है, सबसे पहले जो अनुसूची है उसमें हमने जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में बताया गया है। आपको शॉर्ट में कहना इसलिए बताया जा रहा है कि आप जिससे जल्दी जल्दी चीज़ों को सीख सकें। तो पहले में क्या कहा है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया। दूसरे में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, विधायिका, पीठासीन अधिकारियों के बारे में बताया गया। जो अधिकारी हो गए, सीधी सीधी बात ये देखिए, पहले आपके घर के बारे में बता दिया, फिर आपके घर के मेंबरों के बारे में बता दिया। ठीक है, इसे इस तरह याद करिए। पहले घर में बता दिया कि आपके घर में क्या ना इतने कमरे हैं, इतनी जगह है। तो पहले आपके घर के बारे में, कमरों के बारे में बता दिया कि ये कमरा है, इतने फ्लोर हैं। दूसरे में आपके घर के मेंबरों के बारे में बता दिया, ये कि आपके दादाजी हैं, आपके पिताजी हैं, आपकी माताजी है। उनको इस तरह आप चीज़ों को आसानी से समझिए कि पहले में क्या बताया? घर के बारे में, भारतीय घर कौन से या कमरे कौन से, ये हो गए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले में क्या बताया? राज्य के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। दूसरे में क्या बताया? उनके मेंबरों के बारे में बताया। तो उनके मेंबर कौन कौन है जो चलाते हैं देश को? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, विधायिका और पीठासीन अधिकारी। तो उनके बारे में बताया गया। फिर आती है तीसरे में, हमें क्या बताया? तीसरे में बताया गया शपथ, इनकी शपथों के बारे में है। तीसरे में, तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। जो राज्यसभा में जितनी सीटें हैं वो कहाँ कहाँ से आएंगी, किस तरह आएंगी, तो उसकी सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जातियों के क्षेत्र के बारे में बताया गया। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया। सातवीं अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित के मध्य शक्तियों का विभाजन के बारे में बताया गया। आठवीं अनुसूची मोस्ट इम्पोर्टेंट सीटेट के लिए और जो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम है उसमें 22 अनुसूची जो बताया गया है आठवीं अनुसूची में, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। हिंदी में पूछा जाएगा आपसे, भाषा के पेपर में पूछा जाएगा कि भारत के संविधान में कितनी भाषाएं हैं और वो कौन सी अनुसूची में दिया गया। तो आठवीं अनुसूची
और 22%। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में, जो भूमि सुधार का जो कानून है था वो कौन सा था, 300A, और वो पहले क्या था, एक मौलिक अधिकार था जो अब 31 से हटकर 300A में आ गया है। नेक्स्ट देखेंगे 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में बताया गया, 11 में पंचायत के बारे में बताया गया और 12 में नगर पालिका के बारे में बताया गया है। तो अब आपको जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट देखिए, 12 इम्पोर्टेंट है, 11 इम्पोर्टेंट है, 10 इम्पोर्टेंट है, 9 इम्पोर्टेंट है और 8 इम्पोर्टेंट। ये ज़्यादातर मोस्टली कहीं ना कहीं इनसे प्रश्न बनते हैं जो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम है। नेक्स्ट देखेंगे हम मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं हमारे, और मौलिक अधिकार किस में दिए गए, मौलिक अधिकार भाग 3 और कहाँ से हैं, 12 से 35। तो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, समानता का अधिकार, समानता के अधिकार में कौन कौन से, 14 से लेके 18 तक जो है वो समानता के अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार कौन कौन से, 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो है 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता है 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जो अधिकार है वो कब है, 29 से 30। और जो 31 जो हटा है, जो कि क्या था, एक संपत्ति का अधिकार था, वो कहाँ चला गया, 300A में चला गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार कौन सा है, 32 जो अधिकार है। नेक्स्ट देखेंगे, ये अब जो ऊपर पढ़ रहे थे हम, अनुच्छेद 31 को अब 300A में कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 21A जो शिक्षा का अधिकार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार कौन से उसमें है और कौन से संशोधन में इसका अमेंडमेंट लाया गया। तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 21A और 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 2002 में लाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब है, 1935। इसमें इसे जवाहरलाल नेहरू के दास्ता का एक आधिकारिक पत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 1949 में 395 नेक्स्ट देखेंगे हम, सबसे पहले आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि क्या नाम, जो 1949 में कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितने अनुसूचियाँ थी, तो और वर्तमान में कितने हैं, इसमें कंफ्यूजन है। तो पहले कितने थे, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में कितने, 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इनको आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। वर्तमान में कितने हैं, 470, 25 और 15, और पहले कितने थे, 395, 22, 18। तो ये कितना बन गया, 395, 228, और ये कितना बन गया, 470, 25, 12। तो इस नंबर को आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया हमारा, 24 जनवरी को। नेक्स्ट देखेंगे, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर या अंगीकरण होकर तैयार हुआ था। जो 24, ये जो कन्फ्यूज़न होता है इन्हीं डेट में कि बनकर कब तैयार हुआ। बहुत से बच्चे जल्दीबाजी में ये सोचते हैं कि बनकर भी 26 जनवरी को हुआ था। 26 जनवरी को हमारा लागू हुआ था और 26 नवंबर को
बनकर तैयार हुआ था। तो बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 और लागू कब हुआ? 26 जनवरी को। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है जो ये मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, मौलिक कर्तव्य हैं कितने? 11 और कहाँ पे दिए गए हैं? 51A में। भाग कौन सा है? भाग है 4A या 4A 21A। तो इनको आपको याद रखना है। और 51 जो 51A में दिया गया है, भाग 4 में दिया गया है, उसमें 11 क्या क्या हैं? अगर आपसे इस तरह क्वेश्चन आता है कि 4 आपको दे देगा और 4 में से आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आपको मौलिक कर्तव्य भी पता होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य में सबसे पहला आता है संविधान का पालन करें और उसके आदर्श स्थान और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। तो पहला ही पॉइंट आपको क्या बताता है? संविधान का पालन करना है हमें, उसके आदर्शों का पालन करना है, राष्ट्रीय ध्वज का पालन करना है, राष्ट्रीय गान का गाना है और स्थान का जो पालन करना है या उसको सुरक्षित रखना है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन है उनके जो आदर्श हैं उनको हमें अपने हृदय में या अपने दिल में सजो कर रखना है। नेक्स्ट बताता है, तो फर्स्ट और सेकंड में हमारे क्या बताता है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरे, भारतीय संपूर्णता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है, हमें उसे बचाए रखना है, एक तरह से देश की रक्षा करनी है और उसे जो उसके लिए जो हमें सेवाएं हैं वो राष्ट्र की सेवा के लिए हमें आगे रहना है। पांचवा बताता है भारत के सभी लोगों को और समान भावना निर्माण करना है। जैसे आपने देखा होगा, ये आपको सीटेट में भी कहीं ना कहीं मिलेगा कि आपको समान, क्योंकि व्यक्ति लिंग के आधार पर चेंज है या भिन्न है और किसी भी आधार पर भिन्न मानना एक मानसिक विडंबना है या मानसिक उसका नकारना है। तो भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, प्रदेश के आधार पर, किसी भी आधार पर आपको किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है। पांचवा में ये बताता है हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरव और परंपराओं का महत्व को समझाना है और परीक्षण करना है। तो जो हमारी संस्कृति और समाज है उसको गौरवशाली परंपरा को बचा के रखना है या उसका महत्व को एक तरह से बचा के रखना है। नेक्स्ट है जो प्राकृतिक पर्यावरण है, नदी है, वन। देखिए जो सातवां पॉइंट है वो प्रकृति के बारे में, जो वन जीवन है, झील है, नदी है, अन्य जीवन है, उनकी हमें रक्षा करना है और उन्हें हमें दूषित नहीं करना। उनकी जो रक्षा है उनकी भावना के बारे में सातवां पॉइंट बताता है। नेक्स्ट देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और ज्ञान। इसमें आपको कहना कोई भी अंधविश्वास नहीं फैलाना, उसके बारे में बात गई है। तो सातवां पॉइंट क्या बताता है, वो आठवां पॉइंट क्या बताता है हमें कि अंधविश्वास नहीं फैलाना है, देश को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ना है, मानवता, सुधार, इस तरह की भावना को विकसित करना है। नेक्स्ट देखते हैं 9वां पॉइंट, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करनी है, हमें तोड़ना फोड़ना नहीं है। 10वां पॉइंट बताता है व्यक्तिगत समूह गतिविधि सभी क्षेत्रों के उत्कृष्ट और बढ़ने वाले सतत प्रयास राष्ट्रीय और उपलब्ध। ये पॉइंट बताता है, इतना लंबा जो पॉइंट है, कि आपको अपने जो व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधि है उससे राष्ट्र को एक ऊंचे स्थान तक, नई ऊंचाइयों तक लेके जाना। और 11वां पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्री एजुकेशन के बारे में प्रमोट करने वाला पॉइंट है। तो ये पॉइंट क्या है, अभिभावक को ये कर्तव्य होना चाहिए 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर दें। तो आज हमने क्या देखा, जो संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या पॉइंट्स हैं उनको देखा और आपने देखा होगा इसमें आपके सारे कंप्लीट हो गए। बस रिट है, अगर आपसे रिट पूछी जाए
रिट पूछी जाए तो रिट कितनी तरह की होती है? 5 तरह की। और 5 में भी किस तरह की रिट होती है? सबसे पहला पॉइंट पूछा जाएगा रिट में कि कौन कौन जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और उसमें भी रिट कौन सी है? आपको एक में आदेश करता है, एक में आदेश के बारे में पूछता है, बुलाता है, इस तरह की रिट है। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण में, बंदी प्रत्यक्षीकरण सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में आपको ये ध्यान रखना है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है उसमें कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी हो तो उसके बारे में राज्य को उसका विवरण देना पड़ेगा कि वो व्यक्ति कहाँ है, उसे लाके हाजिर करना पड़ेगा कोर्ट में। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं आपको रिट की वीडियो अभी नेक्स्ट मिल जाएगी इसके बाद, तो उसकी चिंता ना करें। जो महत्वपूर्ण है संविधान में उसकी वीडियो ये है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।